नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। दुआ है आप सब ठीक रहें। तो सुनते हैं आज की कहानी। भारतीय इतिहास के पन्नों में अत्यंत सुंदर और साहसी रानी पद्मावती का उल्लेख है। रानी पद्मावती को रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मावती के पिता सिंहल देश के राजा थे। उनका नाम गंधर्व सेन था और उनकी माता का नाम चंपावती। पद्मावती बाल्यकाल से ही दिखने में अत्यधिक सुंदर और आकर्षक थी। पद्मिनी जब बड़ी हुई तो उसकी बुद्धि के साथ साथ उसके सौंदर्य की चर्चा भी चारों तरफ होने लगी। पद्मिनी का लंबा इकरा शरीर, झील सी गहरी आंखें और परियों सा सुंदर रंग रूप सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसके माता पिता ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। कहा जाता है कि बचपन में पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता था जिसका नाम हीरामणि था। उनके पिता रानी पद्मावती के प्रति काफ़ी सुरक्षात्मक थे, जिसके चलते उन्हें पद्मिनी को किसी और से बात करना पसंद नहीं था, जिसके कारण रानी पद्मावती का लगाव एक तोते से हो गया था। जब उसके पिता को पद्मिनी व तोते के घनिष्ठ संबंधों के बारे में पता चला तो उनके पिता ने तोते को मारने का आदेश दे दिया। हालांकि वह तोता अपनी जान बचाकर वहां से उड़ गया। इसी दौरान एक शिकारी ने उस तोते को पकड़ लिया और एक ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने वह तोता राजा रतन सिंह को बेच दिया। राजा रतन सिंह तोते के क्रियाकलापों से काफ़ी प्रभावित थे। उस तोते ने राजा रतन सिंह के समक्ष रानी पद्मावती की सुंदरता की काफ़ी प्रशंसा की, जिसके बाद राजा रतन सिंह रानी पद्मावती से मिलने के लिए व्याकुल हो गए, जिसके कारण राजा रतन सिंह ने रानी से विवाह करने का निश्चय किया और अपने 16,000 सैनिकों के साथ 7 समुद्र पार सिंहल साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब राजा रतन सिंह 16,000 सैनिकों को लेकर सिंहल पे आक्रमण करने ही वाले थे तो उनको पता चला कि रानी पद्मावती का स्वयंवर रचाया जा रहा है। वहाँ उन्होंने एक राजा जो कि पद्मिनी से विवाह करना चाहता था और रानी पद्मिनी को लेके चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। माना जाता है कि राजा रतन सिंह की इससे पहले 13 रानियां और थी, फिर भी उन्होंने पद्मावती के बाद दूसरा कोई विवाह नहीं किया था। राजा रतन सिंह रण कौशल और राजनीति में निपुण थे। उनका भव्य दरबार एक से बढ़कर एक महान वीर योद्धाओं से भरा हुआ था। चित्तौड़ की सैन्य शक्ति और युद्ध कला का दूर दूर तक मशहूर थी। चित्तौड़ राज्य में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार बहुत प्रसिद्ध था। महाराजा रावल रतन सिंह उसे बहुत मान देते थे, इसलिए उस राज्य में राघव चेतन को विशेष स्थान दिया गया था। परंतु राजा रतन सिंह को यह बात मालूम नहीं थी कि राघव चेतन संगीत के साथ साथ काला जादू भी करता था। ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन अपनी इस काली शक्तियों का उपयोग शत्रु को परास्त करने और अपने कार्य सिद्ध करने के लिए करता था। एक दिन जब राघव चेतन अपना तांत्रिक कार्य पूरा कर रहा था तब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसे राजा रतन सिंह के समक्ष पेश किया गया। सभी साक्षी और फरियादी पक्ष की दलील सुनकर महाराजा ने राघव चेतन को दोषी माना और तुरंत उसका मुंह काला करके गधे पे बैठाकर राज्य से बाहर निकाल दिया गया। अपने अपमान और राज्य से निर्वासित किए जाने पर राघव चेतन बदला लेना चाहता था। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रहा और वह था चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह का संपूर्ण विनाश। अपने इसी उद्देश्य के साथ वह दिल्ली राज्य चला गया। वहां जाने का मकसद दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को उकसाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाना था ताकि वह अपना प्रतिशोध पूरा कर सके। 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। इन दिनों दिल्ली के बादशाह से मिलना इतना आसान नहीं था, इसलिए राघव चेतन दिल्ली के पास स्थित एक जंगल में अपना डेरा डालकर रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी शिकार के शौकीन हैं। और एक दिन जब सुल्तान अलाउद्दीन शिकार खेलने गया तो उन्होंने बांसुरी की सुरीली आवाज़ सुनी। वह राघव चेतन ही था। अलाउद्दीन खिलजी फौरन राघव चेतन को अपने पास बुलाया और राज्य दरबार में आकर अपना हुनर प्रदर्शित करने का प्रस्ताव देता है। तभी चालाक राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से कहता है, आप मुझ जैसे साधारण कलाकार को अपने राज दरबार की शोभा बनाकर क्या
पाएंगे। अगर हासिल ही करना है तो अन्य संपन्न राज्यों की ओर नज़र दौड़ाइए, जहां एक से बढ़कर एक बेशकीमती नगीने मौजूद है और उन्हें जीतना और हासिल करना भी सहज है। अलाउद्दीन खिलजी तुरंत राघव चेतन की पहेलियां बुझाने की बजाय साफ साफ बात करने को कहा। तब राघव चेतन ने राज्य की सैन्य शक्ति, चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा और वहां की संपदा से जुड़ा एक एक राज्य खोल दिया। राजा रतन सिंह की धर्मपत्नी रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य का बखान भी कर देता है। यह सब बातें जानकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करके वहां की संपदा लूटने व कब्जा करने और रानी पद्मिनी को हासिल करने का मन बना लेता है। कहा जाता है कि रानी की सुंदरता का बखान सुनकर अलाउद्दीन उस पर मोहित हो गया था। उसे लगने लगा था कि ऐसी सुंदर रानी तो उसके महल में होनी चाहिए। सुल्तान खिलजी रानी पद्मावती की एक झलक पाने को बेताब था। इसीलिए चित्तौड़ किले की घेराबंदी के बाद खिलजी ने राजा रतन सिंह को यह कहकर संदेश भेजा कि वो रानी की एक झलक पाएगा और उसके बाद वहां से चला जाएगा। रतन सिंह के महल पहुंचकर भी खिलजी रानी का चेहरा नहीं देख सका, क्योंकि परंपरा के अनुसार रानी किसी पराये मर्द को अपना मुंह नहीं दिखाती और घूंघट में ही रहती हैं। यह बात जानकर खिलजी ने रतन सिंह से आग्रह किया कि वो रानी को देखना चाहता है, लेकिन रानी ने मना कर दिया। रतन सिंह ने रानी को समझाया कि खिलजी एक बहुत बड़े सम्राट हैं, सुल्तान हैं, उन्हें मना करना ठीक नहीं होगा। यह सब जानकर रानी मान गई, लेकिन रानी ने एक शर्त रखी कि खिलजी शीशे में उन्हें देख सकते हैं, वो भी रतन सिंह और कुछ दासियों के सामने। यह शर्त खिलजी ने स्वीकार कर ली। रानी पद्मिनी के सुंदर चेहरे को कांच के प्रतिबिंब में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसने सोच लिया कि वह रानी पद्मावती को अपना बनाकर रहेगा। अलाउद्दीन को उसके शिविर में वापस भेजने के लिए जब रतन सिंह उसे बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे तो खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मिनी की मांग करने लगा। चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेश भेजा कि अगली सुबह पद्मिनी को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह भोर होते ही 150 पालकी किले से खिलजी के शिविर की तरफ रवाना हुई। पालकियां वहां रुक गई जहां पर रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। पालकियों को देखकर जब रतन सिंह ने सोचा कि वह पालकी किले से आई है और उसके साथ रानी भी यहाँ आई है, तब वह अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करने लगे। उन पालकियों से न उनकी रानी और न ही दासियां थी। अचानक से उनमें से सशस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा लिया और खिलजी के अस्तबल से घोड़े चुराकर तेजी से घोड़ों को लेकर किले की ओर भाग गए। गोरा इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले में ले गए। अपनी हार देखकर खिलजी बहुत शर्मिंदा हुए और उसने इस धोखे का बदला लेने का निश्चय किया। उसने तुरंत ही चित्तौड़ किले पर आक्रमण कर दिया। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो गई है तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अलाउद्दीन की सेना ने किले में प्रवेश करने के लिए कड़ी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किले की घेराबंदी करने का निश्चय किया। घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले में खाद्य सामग्री धीरे धीरे खत्म होने लगी। अंत में रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दिया और अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। यह सूचना पाकर रानी पद्मिनी ने सोचा कि अब सुल्तान की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करे या फिर जौहर व्रत करे। उन्होंने निर्णय लिया कि दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने से अच्छा है देश की आन बान शान और अपना बलिदान दिया जाए। उन्होंने एक बड़ा हवन कुंड बनाया और 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ इस हवन कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। अपने देश के स्वाभिमान के लिए ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं मिलता होगा। मुगल सेना जब किले में प्रवेश करते हैं तो उन्हें इससे क्रोधित अलाउद्दीन खिलजी ने मासूम जनता का कत्लेआम किया और वहां पर खून की नदियां बहा दी। अलाउद्दीन खिलजी जीत तो गया था, मगर रानी पद्मिनी से हार गया। वह जीते जी रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर सका। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी?
प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप अपने इतिहास से प्यार करते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।